गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अपना वीडियो है वो 5 और 6 से रिलेटेड है। पेज नंबर 5 पर आपको ये क्वेश्चंस गिवन है, 2 क्वेश्चंस यहाँ पर जो आपको दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन, तो सब्सटेंस CO2 जो है वो किस तरह से मूवमेंट लेगा। तो आपने देखा था, आपने 2 प्रोसेस पढ़े थे सेल मेम्ब्रेन के अंदर, इससे पहले वाला जो मैंने टॉपिक डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। तो CO2 जो है वो गैसेस फॉर्म में होता है, और हमें पता है कि डिफ्यूज़न जो होता है उसके अंदर क्या होता है, तीनों तरह के स्टेट डिफ्यूज़ हो सकते हैं। तो ये कौन से प्रोसेस होगा, CO2 जो होगा वो डिफ्यूजन के थ्रू होगा। और एक और दे रखा है वाटर, तो वाटर किससे मूवमेंट लेता है, इसके लिए आपको आंसर देना है ऑस्मोसिस। ये हमने बहुत अच्छी तरह डिटेल में पढ़ा था, इसको ज़्यादा समझाने की शायद ज़रूरत नहीं है। तो CO2 का आंसर आएगा डिफ्यूज़न, और वाटर डिफ्यूज़ होगा ऑस्मोसिस के थ्रू। अब आपका सेकंड क्वेश्चन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं। तो ये जब मैंने आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ाया था तब अपन ने ये लिखा था, फिर भी आप एक बार नोट करें, इसका आंसर लिख लें बच्चों, पोस्ट करके लिख लें, समझाने की शायद ज़रूरत नहीं है। हमने ये डिस्कस किया था कि जो भी शॉर्ट पार्टिकल होते हैं, बहुत भी स्मॉल पार्टिकल होते हैं, वो किसके थ्रू हो जाते हैं, डिफ्यूजन के थ्रू। जो लार्ज पार्टिकल होते हैं उनके लिए एक्टिव प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब यहाँ पर क्या होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और एक पॉइंट शायद अपना डिस्कस होना रह गया था उस दिन, तो कुछ पार्टिकल ऐसे भी होते हैं जो जिसके लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, इम्परमिएबल होती है, मतलब जिनको पास होने ही नहीं देती। तो इस तरह से अपन इसको क्या बोल सकते हैं, सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। तो आप प्लीज़ इसे नोट कर लें अच्छे से आंसर। अब हमारा नेक्स्ट आउटर लेयर है वो है सेल वॉल। और सेल वॉल हमने सेल मेम्ब्रेन पढ़ ली। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, सभी में होती है, लेकिन सेल वॉल जो होती है वो केवल एनिमल सेल में प्रेजेंट होती है। तो इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट ध्यान रखें, आउटमोस्ट, सबसे पहले आउटमोस्ट मतलब इसकी पोजीशन क्या है। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों होगी तो सेल वॉल कहाँ होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ होगी। ठीक है, ये कैसी होती है, रिजिड होती है। जैसे वो पहले वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी थी, फ्लेक्सिबल थी, ये कैसी है, रिजिड है। वो कैसी थी, वो थी सेलेक्टिवली परमेबल, ये है फ्रीली परमेबल। पॉइंट 3 हो गया। आप इसको डिफरेंस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन ऑल द प्लांट सेल में होती है। साथ में आपको और याद रखना है, बैक्टीरिया में भी होती है, ब्लू ग्रीन एल्गी में भी होती है, कुछ प्रोटिस्ट में भी होती है, और सभी दुनिया की फंगाई में भी होती है। ठीक है, ये जो है प्रोटिस्ट फंगाई, इसके बारे में ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। एल्गी, ये जो बायोडाइवर्सिटी वाला चैप्टर है उसके अंदर भी बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पर होती है आपको एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। तो आपको 4th पॉइंट बन जाएगा एग्जाम्पल्स का कि कहाँ पे ये प्रेजेंट होती है। 4th पॉइंट हो गया। 5th पॉइंट में लिखेंगे कहाँ पर एब्सेंट होती है। तो एनिमल सेल के अंदर ये क्या होती है, एब्सेंट होती है। ठीक है, अब वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ये एनिमल सेल में नहीं होती और प्लांट सेल में ही की होती है। तो ध्यान रखना बच्चों, जैसे अगर हमने सिंपल प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा था, वहाँ पे ऑस्मोसिस पढ़ा था, डिफ्यूजन पढ़ा था। तो ऑस्मोसिस के अंदर क्या होता था कि अगर ऑस्मोसिस के अंदर मैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में किसी भी प्लांट सेल को रख देती हूँ तो क्या होगा, अगर वहाँ पर प्लांट सेल के ऊपर, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर अगर प्लांट सेल वॉल होगी तो क्या होगा, ऑस्मोसिस का प्रोसेस होगा या नहीं होगा, पोज करके सोचना। बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि सेल वॉल के, ऐसा नहीं है बच्चों, ऑस्मोसिस तो होता है, लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल होती है वो क्या करती है, उतना ही प्रेशर बाहर की तरफ भी लगा लेती है। जितना प्रेशर अंदर होता है उतना प्रेशर बाहर की तरफ भी लगाती है, दोनों साइड पे इक्वल होता है। तो जो सेल होती है विदाउट बर्स्टिंग क्या करती है, वहाँ पर विदस्टैंड कर सकती है, मतलब वहाँ पर सर्वाइव कर सकती है। तो अगर आप किसी भी प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो फूलेगी ज़रूर लेकिन फूटेगी नहीं। तो ये बन जाएगा आपका 6 पॉइंट। इसके बाद आपका आता है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। हाँ बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। जो सेल वॉल होती है ये बनी कैसी होती है, कंपोजिशन क्या होता है, और फाइब्रस पॉलीसेकेराइड, और इसको बोलते हैं सेलुलोज। ये बहुत हार्ड होता है बच्चों सेलुलोज, और ये इसका कंपोजिशन क्या होता है, ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, तो ध्यान रखना इसका कंपोजिशन होता है सेलुलोज। जनरली प्लांट सेल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। ठीक है, लेकिन याद रखना जो बैक्टीरिया है उसमें किसकी बनी होगी, पेप्टिडोग्लाइकिन। ये भी आपको याद रखना है, बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकिन की बनी होती है, और ब्लू ग्रीन एल्गी में भी। ठीक है, और जो फंगाई है, फंगाई में किसकी बनी होती है, काइटिन की, CHITIN, काइटिन की बनी होती है फंगाई में। तो याद रखना सेलुलोज, एक पेप्टिडोग्लाइकिन और एक काइटिन, 3 टर्म है इसके अंदर कंपोजिशन में, और किस किस में किसका एग्जाम्पल है आपको याद रखना है। इसके बाद आता है इसके फंक्शन की बारी। फंक्शन इसके हैं, जैसे फर्स्ट फंक्शन है इसका प्रोटेक्टिव, मतलब ये क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। सेकंड फंक्शन है इसका सपोर्टिव कॉट है, तो यानी सपोर्ट प्रोवाइड करती है। और थर्ड है उसको एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड करती है। जो प्लांट सेल होती है उनका शेप क्या होता है, डेफिनेट होता है, वो उसको डेफिनेट शेप प्रोवाइड करती है।
पोज करके आप इसे डिफरेंस के फॉर्म में भी लिख लें। इसके बाद आप एक ये डेफिनेशन नोट करें प्लाज्मोलाइसिस की, ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है? प्लाज्मोलाइसिस एक्सोस्मोसिस का एक टाइप है। यहाँ से यहाँ तक नोट करेंगे। व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल लूज वाटर थ्रू ऑस्मोसिस देयर इज श्रिंकेज और contraction of the content of the cell away from the cell wall. This phenomena is known as the plasmolysis. जब एक्सोस्मोसिस होता है उस समय सेल वॉल से क्या होता है, उसका जो कंटेंट है वो क्या होता है, एक तरफ सिकुड़ जाता है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। इसको मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताती हूँ। इस तरह से ध्यान रखो। देखो बच्चों, ये सेल है, सेल के अंदर जो एक्सोस्मोसिस होता है इसका वाटर सारा लूज हो जाता है, तो जो सेल का सारा कंटेंट है देखो ये एक साइड पे सिकुड़ गया है, ठीक है, ये श्रिंकेज सेल है, तो इसको बोलते हैं प्लाज्मोलाइज्ड सेल। इसका डायग्राम भी आप साथ में नोट कर सकते हैं। जब आप ये डेफिनेशन लिखेंगे तो ये डायग्राम भी साथ में शो कर देंगे। ये एग्जाम में डेफिनेशन आती है बच्चे 1 नंबर की। अब प्लाज्मोलाइसिस पर ये बेस्ट आपकी एक एक्टिविटी दे रखी है, इसे पोस्ट करके नोट कर लें बच्चों, ये आपको इजीली समझ में आ जाएगी, बहुत आसान है। इसमें एक्सोस्मोसिस ही होता है और प्लाज्मोलाइज्ड सेल आपको इस तरह से मिल जाएगी, ठीक है। इसमें रियोलीफ को लेकर आपको एक्टिविटी करवा रखी है, आप इसको एक बार खुद से पढ़ें, इजीली आपको समझ में आ जाएगी। और हाँ, एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी, जब भी एक्सोस्मोसिस होता है तो सोल्यूशन किस तरह का आपको रखना पड़ता है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन ही रख रखा है, बाकी इसके अंदर बहुत आसान सी एक्टिविटी है। इसके बाद जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, और इसको एग्जाम में आता है ये, इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना। सबसे पहली बात तो जो न्यूक्लियस होता है सेल का, वो क्या होता है, उसका हेड क्वार्टर होता है, या फिर आप बोल सकते हैं ब्रेन ऑफ द सेल है। आपने पहले वीडियो में दिखा था, इसको डिस्कवर किसने किया था, 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, और रॉबर्ट हुक ने किसको किया था, सेल को डिस्कवर किया था। तो पहली बात अब यहाँ पे ध्यान रखना कि न्यूक्लियस इज इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, न्यूक्लियस इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड डेंस प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी विच कंट्रोल ऑल सेलुलर मेटाबॉलिज्म एंड एनक्लोज द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ द सेल। बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा का सारा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन किस में स्टोर रहता है, न्यूक्लियस के अंदर ही स्टोर रहता है, ठीक है। तो इसको अपन ने क्या बोल दिया, कंट्रोलर और डायरेक्टर ऑफ द सेल भी। अब इसको एक और नाम है, देखो, कंट्रोलर और डायरेक्टर ऑफ द सेल। जैसे किसी भी अगर आपका कोई ऑफिस है, वो क्या होता है, जहाँ पर आपके डायरेक्टर सर बैठे होते हैं, या फिर आप स्कूल का एग्जाम्पल ले लो जहाँ पे प्रिंसिपल सर बैठे होते हैं, वो क्या हो गया आपके, अगर स्कूल को मैं मान लेती हूँ सेल, तो जो आपके प्रिंसिपल रूम है वो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस। इसी तरह से सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। अब ये जो डायग्राम में आपको न्यूक्लियस का ही बनाना है बच्चों, ये पूरा न्यूक्लियस का डायग्राम है, ये सेल का डायग्राम नहीं है, ये केवल और केवल स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस है। आप इसे पोज करके बना लें। देखो इसके अंदर 4 पार्ट होते हैं। सबसे बाहर की तरफ होता है न्यूक्लिक एनवेलप, जिससे आप पैसे देते हैं तो लिफाफे में पैक करके देते हैं, तो ये न्यूक्लियस का एनवेलप है, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट है न्यूक्लियस एनवेलप। तो एनवेलप के अंदर 2 लेयर होती है, आपने पढ़ा था, देखो ऊपर डेफिनेशन में लिखा था डबल मेम्ब्रेन बाउंड डेंस प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी। तो यहाँ पर 2 लेयर होती है, एक आउटर लेयर है और एक इनर लेयर है, ठीक है। और इसके बीच में क्या होता है, पेरीन्यूक्लियर स्पेस। दोनों लेयर के बीच का स्पेस को बोलते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस, और इस लेयर के बीच बीच में जगह जगह पोर भी होते हैं, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर्स। ये देखा होगा, देखो न्यूक्लियर पोर्स, ठीक है। इसी तरह से इस लेयर पर, इस आउटमोस्ट लेयर पे क्या होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच रहते हैं। रेटिकुलम ये अपन आगे पढ़ेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होते हैं, ये इसकी बॉडी पर अटैच रहते हैं, ऊपर की तरफ अटैच रहते हैं। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया आउटर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर एनवेलप। सेकंड आता है आपका इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके अंदर जो फ्लूइड है, जो डेंस न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, तो ये जो प्रोटोप्लाज्म जैसा होता है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, तो इसको बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। देखो यहाँ पे लिखा है पेन डेंस प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी, तो यहाँ पर जो मटीरियल है ये हो गया आपका न्यूक्लियोप्लाज्म। सी आपका आता है न्यूक्लियोलस, यानी कि डिब्बे में डिब्बा और डिब्बे में एक और डिब्बा। जैसे सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर भी क्या है, एक न्यूक्लियोलस, ठीक है। तो न्यूक्लियोलस क्या होता है, इसको डिस्कवर किया था फोंटाना ने, FONTAN है, फोंटाना ने इसको डिस्कवर किया था। ये क्या होता है, साइट फॉर राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम फॉर्मेशन की साइट होती है, तो इसको फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम भी अपन बोल सकते हैं। और ये स्टोर हाउस होता है किसका, RNA यहाँ पे स्टोर रहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है क्रोमेटिन मटेरियल। तो ये यहाँ पे जो आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है बच्चों, ये क्रोमेटिन मटेरियल है, ठीक है। ये क्रोमेटिन मटेरियल जो है, जब सेल डिवाइड होती है उस टाइम पर ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है ये किस में चेंज जाता है, ये क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा जेनेटिक मटेरियल क्या है आपका, मतलब इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल वो क्या है, क्रोमेटिन थ्रेड है। एक और क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ये क्रोमेटिन मटेरियल जो होता है वो इसका कंपोजिशन क्या होता है, तो इसका आंसर होता है DNA प्लस प्रोटीन। पोस्ट करके लिख लो इसे, DNA प्लस प्रोटीन, ठीक है।
पोस्ट करके आप इन चारों के बारे में इंफॉर्मेशन लिख लें। और हाँ, अब इसका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है इसका फंक्शन। इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं ये भी आप नोट कर लें, बहुत आसान है, आपको इजीली देख के समझ में आ जाएंगे। ये क्या करता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, ठीक है। फिर साथ में क्या होता है, मैंने बताया था इसके अंदर आरएनए स्टोर होता है और राइबोसोम की साइट होती है, तो ये क्या करेगा, प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा। इसी के साथ में ये क्या करेगा, फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम भी करेगा। ये रेगुलेट करता है सेल साइकिल को, क्योंकि मेन क्या होता है यहाँ पर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल है, तो सेल साइकिल किससे रेगुलेट होगा, इसी से रेगुलेट होगा। और साथ ही साथ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इसके पास कंटेन करता है। तो ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी अपने टर्म सुनी होगी, जब 10th क्लास में आएंगे तो पूरा इसका एक चैप्टर भी है। हेरिडिटी होती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में किसी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफरेंस। तो इसे लर्न भी कर लो बच्चों। इसके बाद बच्चों जो मैंने आपको अंडरलाइन करी कि इनको याद कर लेना, ये मैंने आपको बता दिया क्रोमोसोम किसका बना होता है, डीएनए प्रोटीन का, यहाँ से क्वेश्चन आता है। एक और क्वेश्चन आता है फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए क्या होता है, इसका फंक्शनल सेगमेंट क्या होता है, जीन्स। ये भी आपने पढ़ा होगा, जीन्स इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डीएनए। एक और पॉइंट है आपका यहाँ पर, आपको जैसे अपने फर्स्ट यहाँ पर अनियन पिल का अपने जो टेम्परेरी सेट बनाई थी वो प्लांट सेल की बनाई थी, बस आपको इतना फ़र्क है यहाँ पर आपको एनिमल सेल की बनानी है। आप जो आपका चिक होता है वहाँ से आप कोई भी एपिथेलियल का एक छोटा सा पीस ले लें, तो यहाँ से जो आप एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, जो आपको ध्यान होगा, जैसे बार्क वाली जो स्लाइड बनाई थी, बार्क स्लाइड के अंदर आपने क्या कहा था, वहाँ पे न्यूक्लियस आपको नज़र नहीं आया था, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी स्लाइड है, ये एनिमल सेल की स्लाइड है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये नज़र आएगा, ठीक है। बाकी सिस्टम वही है, मतलब सब कुछ वही है, जैसे मैंने आपको पहले सिखाया था वैसे आपको सेम टू सेम वैसे ही बनानी है, ठीक है। यहाँ पर आपको मिथाइलिन ब्लू यूज़ कर रखा है, ठीक है। और आपको ये स्लाइड प्रिपेयर करनी, बिल्कुल आसान से आप इसका नोट कर लें और समझने की कोशिश करें। ये पूरा इसी का पार्ट है। अब एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपको पढ़ना है, जैसे आपने ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया था पहले दो तरीके से। पहला आपने देखा था कि नंबर ऑफ सेल कितनी प्रेजेंट है, उसके अकॉर्डिंग अपने ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट में डिवाइड किया था, यूनिसेलर और मल्टी सेलर। अब हम डिवाइड करें, अब हमने क्या पढ़ा है, न्यूक्लियस पढ़ा है, तो ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है या नहीं है उसके अकॉर्डिंग हमने डिवाइड कर दिया है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। ये आपने पहले भी पढ़ा था, 8th क्लास में भी मैंने आपको पढ़ाया था। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दो तरह से डिवाइड कर दिया। तो इसके अंदर डिफरेंसेस आपको देखो, डिफरेंस हमेशा भी आप लिखते हैं 3 कॉलम खींच के लिखते हैं, ठीक है। फर्स्ट कॉलम में आपको टॉपिक लिखना होता है कि आप किस टॉपिक को डिस्कस करें, फिर सेकंड में जो भी आपको टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग आप इसके अंदर चलते चलें। तो प्रोकैरियोटिक का साइज़ कैसा होता है, स्मॉल होता है, और यहाँ पर कैसा होता है, टिपिकल साइज़ होता है ना, इसका जो बड़ा साइज़ है। न्यूक्लियस किस में प्रेजेंट होगा, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट। यूकैरियोटिक, यू मतलब ट्रू और प्रो मतलब प्रिमिटिव, यानी कि ये प्रिमिटिव हो गया, यहाँ पे नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, ओके। फिर आता है मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड ऑर्गेनेल्स। यहाँ पर जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है यहाँ पर मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं, और यहाँ पर सारे प्रेजेंट होते हैं, लाइसोसोम से गोल्जी बॉडीज है, ER, ये सारे बात डिस्कस करेंगे पूरे अच्छे से। तो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, एब्सेंट होते हैं। सेल वॉल की अगर हम बात करें तो हमने पढ़ा था कि जो प्रोकैरियोटिक में जो होता है वो किसका बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकिन का, सेल वॉल टॉपिक में पढ़ा था। और यहाँ पर अगर प्रेजेंट होगा, यूकैरियोटिक में एक्चुअली प्लांट भी आते हैं, एनिमल भी आते हैं, ठीक है। तो प्लांट में प्रेजेंट होगा सेल वॉल और एनिमल में नहीं होगा। और अगर होगा तो किसका बना होगा, या तो सेलुलोज का बना होगा प्लांट के अंदर, या फिर फंगाई के अंदर किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है, ठीक है। ऐसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो दोनों में ही होती है, ठीक है। फिर आता है राइबोसोम। राइबोसोम के अंदर अगर हम बात करें तो राइबोसोम यहाँ पे 70 टाइप के होते हैं, और यहाँ पर होते हैं 80 टाइप के। ये सेडिमेंटेशन रेट होती है साइज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आपको याद रखना 70, 80। जब आप 11th-12th में बायो लेंगे तो आप इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। क्रोमोसोम के अंदर इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, ये सिंगल होता है, सर्कुलर DNA होता है इसके अंदर, और से मल्टीपल होता है, लीनियर DNA यहाँ पर होता है, इस तरह से थ्रेड की फॉर्म है, यहाँ पे सर्कुलर DNA होता है क्रोमोसोम्स, ओके। फिर आप इसके एग्जांपल लिख सकते हैं। प्रोकैरियोटिक में एग्जांपल आ सकते हैं बैक्टीरिया, मोनेरा किंगडम, माइकोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये इस तरह से बैक्टीरिया है, ठीक है। तो ये प्रोकैरियोटिक के हैं। और यूकैरियोटिक में आप लिख सकते हैं ऑल प्लांट सेल, एनिमल सेल, ये सब इसके एग्जांपल हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये नोट कर लें पोस्ट करके। थैंक यू।